MSD 7 का प्रश्न संख्या 1 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1000 शब्दों में दीजिए। क है, विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? उत्तर है, भाषा मानव जाति को मिला एक ऐसा वरदान है जिसके बिना मानव सभ्यता के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। हमारे विचारों, भावों, संस्कारों, रीति रिवाजों, प्रार्थनाओं, सपनों, संबंधों और संचारों में सभी जगह भाषा विद्यमान है। मनुष्य की वर्णों के द्वारा व्यक्त सार्थक वाणी को भाषा कहते हैं। विश्व में भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सामान्यतः इनकी संख्या 2500 से 3000 के बीच मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण को लेकर भी विद्वान एक मत नहीं है। पॉइंट 1 है, भाषाओं का वर्गीकरण। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषाओं का सुव्यवस्थित और सटीक अध्ययन के लिए वर्गीकरण किया जाता है। संरचना तत्वों और अर्थ तत्वों, केवल संरचना के आधार पर किया गया वर्गीकरण आकृति मूलक वर्गीकरण कहलाता है, जबकि संरचना तत्वों और अर्थ तत्वों के सम्मिलित आधार पर किया गया वर्गीकरण पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण कहलाता है। संसार की भाषाओं के वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं, किंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषाओं का वर्गीकरण मूल रूप से 2 आधारों पर किया जाता है। पहला है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। पॉइंट है, भाषाओं का आकृतिक मूलक वर्गीकरण। इस वर्गीकरण का संबंध अर्थ से नहीं होता। इसका संबंध शब्द की केवल बाह्य आकृति या रूप या रचना प्रणाली से होता है। इसलिए इस वर्गीकरण में उन भाषाओं को एक साथ रखा जाता है जिनके पदों या वाक्यों की रचना का ढंग एक होता है। पद या वाक्य की रचना को ध्यान में रखकर इस वर्गीकरण को पदात्मक या वाक्यात्मक भी कहते हैं। अगला पॉइंट है आकृति मूलक वर्गीकरण के आधार। पॉइंट 1 है स्वनिमिक। इसके अंतर्गत भाषा की ध्वनि व्यवस्था के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है, खंडीय और खंडेतर। खंडेतर ध्वनियों के आधार पर भाषाओं के वर्गीकरण किए गए हैं। पॉइंट 2 है वाक्य विन्यासीय। वाक्य विन्यास के अंतर्गत भाषाओं को प्रमुख रूप से शब्द क्रम के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पॉइंट 3 है रूपमिक या संरचनात्मक। रूपमिक या संरचनात्मक के अंतर्गत शब्द की आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। कुछ भाषाओं में शब्दों को रूपिमों में नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसी भाषाएं अयोग्यात्मक भाषाएं कहलाती हैं। इसके विपरीत जिन भाषाओं में पद रचना मूल शब्दों के साथ प्रसर्ग एवं प्रत्यय जोड़कर की जाती है, ऐसी भाषाओं को योगात्मक भाषाएं कहा जाता है। रूपमिक या संरचनात्मक के 2 प्रमुख भेद हैं। पहला है अयोग्यात्मक, दूसरा है योग्यात्मक। अगला पॉइंट है भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण। भाषा की संख्या की ही तरह भाषा परिवारों की संख्या को लेकर भी भाषाविद एकमत नहीं है। संसार में भाषा परिवारों की संख्या अनिश्चित है। 10 से लेकर 250 भाषा परिवारों की कल्पना की गई है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 12 भाषा परिवार माने हैं, जबकि डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा ने अपेक्षाकृत निर्विवाद और प्रमुख भाषा परिवारों की संख्या 18 मानी है।
वर्तमान में 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है। रचना तत्व के आधार पर भाषा का जो वर्गीकरण होता है वह आकृति मूलक वर्गीकरण है, परंतु रचना तत्व और अर्थ तत्व के सम्मिलित आधार पर किया गया वर्गीकरण पारिवारिक वर्गीकरण कहलाता है। अगला पॉइंट है पारिवारिक वर्गीकरण के आधार। तो पॉइंट 1 है स्थान समीपता। आमतौर पर एक परिवार से संबद्ध भाषाएं स्थान की दृष्टि से एक दूसरे के समीप होती हैं। भारतीय भाषाओं में हिंदी, पंजाबी, बंगला, गुजराती आदि ऐसी भाषाएं हैं जो एक परिवार में आती हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट 2 शब्द साम्य या समानता। इसके अंतर्गत भाषाओं में आधारभूत शब्दावली संबंधी समानता को लिया जाता है। इसमें शब्द की आकृति के साथ साथ अर्थ पर भी विचार किया जाता है। इसी आधार पर संस्कृत, फारसी, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी और हिंदी के कुछ आधारभूत शब्दों में पारिवारिक समानता दिखाई पड़ती है। अगला पॉइंट है पॉइंट 3 व्याकरण साम्य या समानता। व्याकरण साम्य या समानता के अंतर्गत पद रचना और वाक्य रचना में समानता पर विचार किया जाता है। यह पारिवारिक संबंधों का पुष्ट आधार होता है। पॉइंट 4 है ध्वनि साम्य या समानता। ध्वनि समानता के आधार पर परिवार की परिकल्पना की जाती है। यदि विवेच्य भाषाओं की प्रयुक्त ध्वनियों में समानता होती है तो उसमें पारिवारिक संबंध होने की संभावना बढ़ जाती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा मानव जीवन के प्रगति की अभिव्यक्ति है। यद्यपि भाषाओं की संख्या और उनकी वर्गीकरण को लेकर विश्व भर के भाषाविदों में मतभेद है। सभी अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार भाषाओं की पहचान कर उनका वर्गीकरण करें, तथापि अब कुछ सहमति बनी है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। MSD 7 का क्वेश्चन नंबर 1 का ख है भाषा के बारे में शेक्सपियर के विचारों का विवेचन कीजिए। उत्तर है भाषा मानव की अभिव्यक्ति का अन्यतम स्रोत है। भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। भाषा विज्ञान भाषा को किस दृष्टिकोण से देखता है यह जानना आवश्यक होता है। समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने इसे विभिन्न रूपों में देखने और परिभाषित करने का प्रयास किया। इसमें से एक है सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी भाषा वैज्ञानिक फर्डिनांड द सस्यूर। भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके माध्यम से भाषा की आंतरिक व्यवस्था का विवेचन और सार्वभौमिक तत्वों का विश्लेषण होता है। सस्यूर, जिन्हें आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक माना जाता है, भाषा को मानवीय व्यवहार के अन्यतम उदाहरण के रूप में देखते हैं। अतः वे मानव व्यवहार के अन्य क्षेत्रों से काटकर उसे नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने भाषा को प्रतीकों की व्यवस्था के माध्यम से समझाया। उन्हीं के शब्दों में भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके सहारे हम विचारों को व्यक्त करते हैं। इसी कारण इस व्यवस्था की तुलना लेखन पद्धति, गूंगे बहरों द्वारा व्यवहृत वर्णमाला व्यवस्था, प्रतीकात्मक कर्मकांड विधान है। विभिन्न क्षेत्रों के बीच भाषा की अपनी व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। भाषिक प्रतीकों के संदर्भ में पहले सस्यूर ने यह सिद्ध किया कि अपनी प्रकृति में मूलतः वे यादृच्छिक हैं, जो हर भाषा को भौतिक धरातल पर पाए जाने वाले प्रवाही तथ्य को अपने अपने ढंग से
भाषिक यथार्थ के रूप में विभाजित करती है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी भाषा वैज्ञानिक फर्डिनांड द सोस्यूर के मुताबिक भाषा एक संकेतों की प्रणाली है। अगला पॉइंट है भाषा संबंधी सोस्यूर के विचार। महान भाषा वैज्ञानिक सोस्यूर महोदय ने भाषा विज्ञान की आधारभूत संरचना की नींव रखी। उनकी भाषा संबंधी प्रमुख विचार इस प्रकार है। पॉइंट 1 है भाषा एक चिन्हात्मक व्यवस्था है। पॉइंट 2 भाषा के दो पक्ष होते हैं, अनुभूति और अभिव्यक्ति। पॉइंट 3 है भाषा एक सांकेतिक प्रणाली है। पॉइंट 4 भाषा एक सामाजिक घटना है। पॉइंट 5 भाषा समुदाय का एक उत्पाद है। पॉइंट 6 भाषा के 3 स्तर होते हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक और सर्वव्यापी। पॉइंट 7 है भाषा प्रत्येक प्रयोक्ता के मस्तिष्क में अमूर्त रूप से अंतर्निहित रहती है। पॉइंट 8 है हम भाषा का ही अध्ययन कर सकते हैं, वाक व्यवहार का नहीं। अगला पॉइंट है सोस्यूर की भाषा संबंधी अवधारणाएं। उसका पहला पॉइंट है पदार्थ और रूप के संदर्भ में भाषा। सोस्यूर ने कहा है कि किसी के दो पक्ष होते हैं, विचार और ध्वनि। इसमें विचार की सतह मानसिक होती है, अर्थात वह संकल्पनात्मक रूप में होता है, और ध्वनि की सतह भौतिक होती है। इसे समझाते हुए उन्होंने पदार्थ और रूप को अलग अलग परिभाषित किया। उनके अनुसार भाषा में ध्वनि पदार्थ है जिसके माध्यम से भाषा व्यवहार होता है, और भाषा एक रूप है जो अमूर्त होती है। पॉइंट 2 है संकेत के संदर्भ में भाषा। सोस्यूर ने रूप को संकेत का संदर्भ देते हुए भाषा को संकेत व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया। इसे समझाने के लिए उन्होंने संकेत के 2 भाग किए, संकेतक और संकेतित। संकेतक वह है जिसके माध्यम से कोई भी संकल्पना हमारे मन में उभरती है। संकेतित वह है जो संकेतक के माध्यम से बिंब के रूप में हमारे मन मस्तिष्क में उभरता है। इन दोनों के बीच का संबंध संकेत है। पॉइंट 3 है भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार। सोस्यूर ने प्लॉन्ग और पैरोल नाम से अलग भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार को अलग अलग परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि भाषा एक व्यवस्था है जबकि वाक उसका व्यवहारिक रूप है। भाषा संबंधित भाषा ही समाज के मस्तिष्क में निहित होती है, जबकि वाक की सतह भौतिक है। भाषा अमूर्त होती है जबकि वाक मूर्त होता है, जिसे हम देखते, सुनते या समझते हैं। अगला पॉइंट है वास्तविक संकेत। भाषा के संकेत पर विचार करते हुए सोस्यूर महोदय ने कहा है कि भाषा के सभी संकेत वास्तविक संकेत होते हैं, क्योंकि इनमें सांकेतिक ध्वनि यादृच्छिक होते हैं जिनके माध्यम से अर्थ संबंधी संकल्पनाएं उभरती हैं। उदाहरण के लिए पानी के अंतर्गत प, आ, न, ई ध्वनियों में ऐसी कोई बात नहीं जिससे पानी की आकृति मस्तिष्क में उभरे। सोस्यूर ने बताया कि भाषा संप्रेषण के सबसे अधिक सशक्त व्यवस्था है, अतः भाषा विज्ञान संकेत विज्ञान का एक अंग या एक शाखा है। पॉइंट 5 है विन्यासकर्मी और सहचारकर्मी संबंध। सोस्यूर ने कहा है कि भाषा भाषिक इकाइयों के बीच प्राप्त विभिन्न प्रकार के संबंधों पर आधारित होती है। इन संबंधों को 2 प्रकार से देखा जा सकता है, विन्यासकर्मी और सहचारकर्मी। विन्यासकर्मी संबंधों या पदों, पदबंधों, वाक्यों में आने वाली किसी भी भाषिक इकाई का अपने दोनों ओर की अन्य भाषा इकाइयों के साथ होता है, जैसे मोहन घर जाता है। समग्र रूप में हम यह कह सकते हैं कि संरचनावाद के जनक सोस्यूर ने भाषा संबंधी अपने विचारों को ग्रंथ में प्रस्तुत किया। भाषा संबंधी सोस्यूर के विचार भाषा विज्ञान का आधार स्तंभ है।
इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। MSD 7 का क्वेश्चन नंबर 1 का गौ है, संरचनात्मक लोक भाषा विश्लेषण की प्रविधि को विस्तार से समझाइए। उत्तर है संरचनात्मक भाषा विश्लेषण भाषा की संरचना को समझने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है। इसमें भाषा के विभिन्न तत्वों को एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है। भाषा के इन तत्वों में ध्वनियाँ, शब्द और अर्थ शामिल है। संरचनात्मक भाषा विश्लेषण में भाषा के इन तत्वों के बीच के संबंधों को समझा जाता है। पॉइंट है, संरचनात्मक भाषा विज्ञान में विश्लेषण की प्रक्रिया। हर भाषा में भाषिक रूप होते हैं। ये भाषिक रूप अर्थवेदक इकाई स्वनिमों से निर्मित होते हैं। भाषिक रूप के उच्चारण द्वारा वक्ता श्रोता को किसी स्थिति में किसी विशिष्ट प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करता है। वह स्थिति या प्रसंग तथा प्रक्रिया, यही दोनों उक्त भाषिक रूप के भाषिक अर्थ हैं। दो भिन्न रचनाओं में समान प्रकार्य वाला अंश एक भाषिक रूप है। जैसे पढ़ा, देखा शब्द में आ एक भाषिक रूप है। हर भाषिक रूप को हम ऊपर के स्तरों की रचना का घटक मान सकते हैं। ब्लूमफील्ड भाषिक, व्याकरणीय तथा शाब्दिक तीनों स्तर पर रूपों तथा उसके अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। भाषा की रचना के रूपों के संदर्भ में वे दो परिभाषाएं प्रस्तुत करते हैं, व्याकरणीय प्रकार्य और रूप वर्ग। हर शाब्दिक इकाई की अपनी व्याकरणीय रचना भी होती है, अर्थात वाक्य में या किसी रचना में उसका अपना व्याकरणीय प्रकार्य होता है। जैसे कोई संज्ञा शब्द वाक्य में कर्ता या कर्म के स्थान पर रहता है। भाषा विश्लेषण की प्रविधि, इसका ये एक चार्ट है जो आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, जिसमें भाषा के अंदर रूप और वस्तु, उसमें आता है वाक्य विज्ञान, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, ये रूप के अंतर्गत। और रूप के अंतर्गत एक दूसरा भी है रूपी विज्ञान, शब्द और रूप। वस्तु के अंतर्गत है स्वनिम विज्ञान, स्वनिम। और यहाँ लिखेंगे संरचना की दिशा। ये एक डायग्राम है जिससे आपका प्रश्न का उत्तर और भी खूबसूरत लग सकता है। अगला पॉइंट है संरचनात्मक लोक भाषा विश्लेषण की प्रविधि। पॉइंट 1 है भाषाई इकाइयों या घटकों से संरचना का निर्माण होता है। इकाइयों से बनी अभिरचना में अभिरचनात्मक संबंध है। अभिरचना के स्थानों में इकाइयों में रूप मिलपरक संबंध है। पॉइंट 2 है इकाइयों के वितरण की व्यवस्था कई प्रकार की होती है। पॉइंट 3 है संरचना के विभिन्न स्थानों में आने वाली इकाइयों को संरचना वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे पदबंध स्तर पर संज्ञा, पदबंध, क्रिया पदबंध आदि। इसके आपस के संबंधों तथा आंतरिक संरचना आदि का विश्लेषण उस रचना को स्पष्ट करता है। अगला पॉइंट है संरचनात्मक लोक भाषा विश्लेषण की प्रविधि के लाभ। उसका पहला पॉइंट है लोक भाषाओं के व्याकरणीय ढांचे की गहरी समझ मिलती है। पॉइंट 2 है भाषा के ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों को स्पष्ट करता है। पॉइंट 3 है क्षेत्रीय बोलियों और उनके अंतरों को पहचानने में मदद करता है। पॉइंट 4 है लोक भाषा और मानक भाषा के बीच संबंधों का अध्ययन संभव होता है। पॉइंट 5 है भाषा संरचना के नियमों को व्यवस्थित रूप से समझने में सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है संरचनात्मक लोक भाषा विश्लेषण की सीमाएं। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है यह केवल भाषा की संरचना पर केंद्रित रहता है और भावनात्मक व सामाजिक पहलुओं को पूरी तरह नहीं समेट पाता। पॉइंट 2 है बोलचाल की भाषाओं में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे उनकी स्थायी संरचना निर्धारित करना कठिन होता है। पॉइंट 3 है यह प्रविधि लिखित भाषा पर अधिक निर्भर करती है,
जिससे मौखिक परंपराओं वाले लोक भाषाओं का पूर्ण अध्ययन कठिन हो सकता है। अगला पॉइंट है संरचनात्मक लोक भाषा विश्लेषण प्रविधि के प्रमुख तत्व। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है ध्वनि विज्ञान का अध्ययन। लोक भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों का विश्लेषण इस प्रविधि का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रत्येक भाषा में ध्वनियों का एक विशेष संयोजन होता है जो उसे अन्य भाषाओं से अलग बनाता है। उसका पॉइंट 2 है रूप विज्ञान का अध्ययन। रूप विज्ञान भाषा के शब्द संरचना और उसके निर्माण नियमों का अध्ययन करता है। मॉर्फीम या किसी शब्द का सबसे छोटा अर्थपूर्ण इकाई होती है। उदाहरण के लिए लड़का और लड़की में लड़का मुख्य शब्द है और के व्याकरणिक रूप है। पॉइंट 3 है शब्दार्थ विज्ञान का अध्ययन। शब्दों के अर्थ और उनके उपयोग के विभिन्न संदर्भों का अध्ययन इस प्रविधि का एक आवश्यक भाग है। पॉइंट है अर्थ परिवर्तन। लोक भाषाओं में समय के साथ शब्दों के अर्थ कैसे बदलते हैं इसका विश्लेषण किया जाता है। अगला पॉइंट है समानार्थक। लोक भाषा में प्रयुक्त समानार्थी और विपरीतार्थक शब्दों का अध्ययन किया जाता है। सारांशतः कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा संरचनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की इकाइयों का विश्लेषण किया जाता है। भाषा विश्लेषण की प्रविधि की मांग है कि विश्लेषण स्वरों से वाक्य तक जाए। वर्तमान में भाषा विश्लेषण के कई संदर्भ जुड़कर इसे और भी अधिक समृद्ध व परिष्कृत कर रही है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। MSD 7 क्वेश्चन नंबर 1 का घ है तुलनात्मक भाषा विज्ञान का प्रारंभ कैसे हुआ और उसका क्या योगदान है। उत्तर है तुलना के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु का सहज, सुगम और समग्र रूप से अध्ययन व विश्लेषण किया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन किसी भी विषय वस्तु या क्षेत्र के लिए बहुउपयोगी साबित होती है। आदिकाल से आधुनिक काल तक विषय वस्तु को उद्घाटित करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण का सहारा लिया गया है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण और भी प्रभावी होता है। इसको दृष्टिगोचर करते हुए भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन व विश्लेषण। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का अर्थ होता है तुलना करते हुए भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन व विश्लेषण। तुलनात्मक भाषा विज्ञान दो या दो से अधिक भाषाओं के बीच संबंधों या पत्राचार का अध्ययन और यह पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें की क्या भाषाओं का एक समान पूर्वज है। 19वीं सदी में यूरोप में तुलनात्मक व्याकरण भाषा विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी। इसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान भी कहा जाता है। यह अध्ययन मूल रूप से 1786 में सर विलियम जोन्स की खोज से प्रेरित था कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक और जर्मन से संबंधित थी। अगला पॉइंट है तुलनात्मक भाषा विज्ञान का प्रारंभ। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का आविर्भाव ही इस उद्देश्य से हुआ है कि हम देखें कि किन किन कारणों से एक ही भाषा परिवार की समान स्रोत की भाषाओं में अंतर आया, जिससे ये भाषाएं एक दूसरे से दूर होती चली गई। दो भाषाओं में प्राप्त समान तत्वों के आधार पर हम उन्हें एक भाषा परिवार के अंतर्गत रख सकते हैं। किसी भाषा परिवार की भाषाओं में अंतर के आधार पर हम उन्हें वर्गों और उपवर्गों की कल्पना करते हैं, उस भाषा परिवार के इतिहास का वर्णन करते हैं और इसके विकास क्रम के आधार पर उस भाषा परिवार के पूर्व की कल्पना करते हैं। तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत
भाषा तुलना में केवल समान तत्वों की विभिन्नता पर प्रकाश डाला है, जिससे हम मूलभूत एकता शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट है तुलनात्मक भाषा विज्ञान का योगदान। दो या दो से अधिक भाषाओं के स्वरूप और संबंध को विवेचित करती तुलनात्मक भाषा विज्ञान का भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला पॉइंट है भाषा परिवारों का निर्माण और संबंध निर्धारण। विश्व में अनेक भाषाएं हैं। उन भाषाओं में कुछ समानताएं तो कुछ असमानताएं मौजूद होती हैं। इसका निर्धारण तुलनात्मक भाषा विज्ञान में होता है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का प्रयोजन भाषा परिवारों का निर्माण करने के साथ साथ उनके संबंध और स्वरूप को समझना है। पॉइंट है अनुवाद के क्षेत्र में। अनुवाद में स्रोत भाषा का लक्ष्य भाषा में रूपांतरण होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि एक भाषा के तत्वों को दूसरी भाषा के समतुल्य तत्वों से स्थानांतरित करना ही अनुवाद है। इस तरह दो भाषाओं के समतुल्य तत्वों की पहचान भाषा तुलना से ही संभव हो सकती है। अगला पॉइंट है भाषा शिक्षण के क्षेत्र में। भाषा शिक्षण में पाठ्य बिंदुओं के चयन, अनुस्तरण तथा कथा के प्रस्तुतिकरण में भाषा विज्ञान के सिद्धांतों और मान्यताओं का उपयोग होता है। अन्य भाषा या विदेशी भाषा के रूप में भाषा शिक्षण में भाषा की तुलना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगला पॉइंट है कोश विज्ञान के क्षेत्र में। भाषा में विविध प्रकार के शब्दकोशों के निर्माण के सिद्धांत और व्यवहारिक ज्ञान को कोश विज्ञान कहते हैं। कोश विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं का समन्वय होता है। इसलिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला पॉइंट है तुलनात्मक भाषा विज्ञान के सिद्धांत। तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषाओं के बीच ऐतिहासिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से भाषाओं का अध्ययन किया जाता था कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भाषा का विकास कैसे हुआ और उसमें परस्पर संबंध क्या है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान भाषाई मानव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो बताती है कि भाषाएं समय के साथ कैसे बदलती और विकसित होती हैं। अगला पॉइंट है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का प्राथमिक उपकरण यह संबंधित शब्दों और व्याकरण संरचनाओं की तुलना करके प्रोटो भाषाओं के पुनर्निर्माण को सक्षम बनाता है। अगला पॉइंट है भाषा परिवार। भाषाएं समय के साथ विकसित और भिन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित भाषाओं के परिवार बनते हैं। उदाहरण लैटिन भाषाएं, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी, यूरोपीय भाषाएं, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी। सार तत्व के रूप में हम यह कह सकते हैं कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान एक ही भाषा परिवार की भाषाओं की संबद्धता का अध्ययन करता है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का अनुवाद भाषा शिक्षण, कोश विज्ञान और सार्वभौम व्याकरण आदि भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। MSD 7 प्रश्न नंबर 2 में पहुंच गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। क है सामाजिक भाषा विज्ञान। उत्तर है भाषा मानव जाति को मिला एक ऐसा वरदान है जिसके बिना मानव सभ्यता का विकास नहीं हो सकता। भाषा हमारे विचारों, भावों, संस्कारों, रीति रिवाजों, प्रार्थनाओं और सपनों में, संबंधों और संचार में सभी जगह विद्यमान है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। भाषा मानव जीवन और समाज के प्रगति की अभिव्यक्ति है। भाषा पूर्णतः सामाजिक वस्तु है। व्यक्ति समाज में ही उसे सीखता है, समाज से ही वह उसका प्रयोग करता है।
स्पष्ट है कि भाषा और समाज अन्योन्याश्रित है। भाषा से इतर समाज और समाज से इतर भाषा के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसको परिलक्षित करते हुए भाषा वैज्ञानिक J.R. फर्थ महोदय ने समाज और भाषा का समन्वय करते हुए समाज भाषा विज्ञान जैसी शब्दावली का प्रयोग किया। भाषा विज्ञान भाषा विज्ञान की एक शाखा है जिसमें भाषा और समाज के परस्पर संबंधों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है और इसमें यह देखा जाता है कि भाषाएं समाज को कैसे प्रभावित करती हैं। भाषा में वैविध्य का अध्ययन सामाजिक भाषा विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। इसको परिलक्षित करते हुए एक कहावत कहा गया है, 4 कोश पर बदले पानी, 8 कोश पर वाणी। भाषा के सामाजिक स्तर, इसके अंदर पॉइंट है आयु। आयु के आधार पर बनने वाले भिन्न भिन्न वर्गों को भाषा के स्वरूप और उनमें भेद का अध्ययन समाज भाषा विज्ञान में किया जाता है। पॉइंट 2 है लिंग। लिंग भाषा की विविधता का प्रमुख कारण होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और अभयलिंग के अनुसार भाषा परिवर्तित होते रहता है। पॉइंट 3 है क्षेत्र व परिवेश। क्षेत्र व परिवेश के आधार पर मूलतः 2 वर्ग किए जा सकते हैं, ग्रामीण और शहरी। इनसे भाषा व्यवहार के स्वरूप तथा इनमें अंतर देखा जा सकता है। भाषा का क्षेत्र व परिवेश के अनुसार विकास और विस्तार होता है। अगला पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा के आधार पर मूलतः 3 वर्ग किए जा सकते हैं, अशिक्षित, शिक्षित, उच्च शिक्षा प्राप्त। शिक्षा के आधार पर भाषा के विचार व व्यवहार का स्वरूप तथा प्रयोग में अंतर देखा जा सकता है। शिक्षा का स्तर समाज में भाषा के स्तर को अभिव्यक्त करता है। अगला पॉइंट है परिस्थिति व प्रवृत्ति। परिस्थितियाँ व प्रवृत्तियाँ भाषा के सामाजिक स्तर को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभिप्राय रूप से भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखा समाज भाषा विज्ञान में भाषा को सामाजिक बोध और सामाजिक प्रयोजन के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। MSD 7 का 2 का ख है भारतीय भाषा परिवार। इस पर टिप्पणी लीजिए। उत्तर है विश्व में भाषाओं को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ठीक इसी प्रकार भाषा परिवारों की संख्या को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है, परंतु वर्तमान में 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है। इनमें से कुछ भाषा परिवारों को मिलाकर भारतीय भाषा परिवार की संकल्पना को आधार दिया गया। आपस में संबंधित भाषाओं को भाषा परिवार कहा जाता है। भारत जैसे विराट और विविधताओं से पूर्ण देश, जहाँ प्रत्येक धर्म, समाज, संप्रदाय और जाति की अपनी अपनी भाषाएं होती है, इन व्यापक और विस्तृत भाषाओं के सुव्यवस्थित और सटीक अध्ययन व विश्लेषण के लिए उनके आपसी संबंधों को देखते हुए एक भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल किया गया। भारत अनेक भाषाओं का देश है, किंतु अनेक होते हुए भी ये भाषाएं एक दूसरे से सर्वथा भिन्न नहीं है। एक दूसरे से संबंधित भाषा को एक परिवार मानकर उनका अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। भाषाओं के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान परिस्थिति को समझने के लिए भाषाओं का तुलनात्मक विश्लेषण आवश्यक है, जो भाषा परिवार की सहायता से सुगमता से संपन्न होता है। भारतीय भाषा परिवारों के अंतर्गत आर्य भाषा और अनार्य भाषा को सम्मिलित होता है। आर्य भाषा को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा तथा अनार्य भाषा को द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक और चीनी तिब्बती भाषा में वर्गीकृत किया जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय भाषा परिवारों का वर्गीकरण। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को 4 भाषा परिवार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है,
जिसे भारतीय भाषा परिवार कहा जाता है। भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत सम्मिलित भाषाएं और उनके क्षेत्र इस प्रकार हैं। पॉइंट है भारतीय आर्य भाषा। यह परिवार भारत का सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। भारत की 2/3 से अधिक आबादी आर्य भाषा परिवार की कोई ना कोई भाषा विभिन्न स्तरों पर प्रयोग करती है। भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें लौकिक, संस्कृत और वैदिक संस्कृत शामिल है। भारतीय आर्य भाषा परिवार केवल भारत बल्कि विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा परिवारों में से एक है। अगला पॉइंट है द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। इस परिवार की भाषाएं ज़्यादातर दक्षिण भारत में बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इस परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं। इसके अलावा तुलु और अन्य कई भाषाएं भी इस परिवार से संबंधित है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय भाषाओं का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, जो सशक्त व समृद्ध बनाने में योगदान देती है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा MSD शाद का प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित पर लगभग 250 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। क है वाक्य और उपवाक्य का संबंध। उत्तर है वाक्य वह सार्थक ध्वनि है जिसके माध्यम से भाव या विचार प्रकट किया जाता है। कपिल देव द्विवेदी ने वाक्य की व्यवहारिकता परिभाषा इस प्रकार दी है। भाषा की लघुतम पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद, पहला है आकृति के आधार पर, योगात्मक वाक्य, अयोग्यात्मक वाक्य। दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 2 है, क है साधारण वाक्य, ख है मिश्र वाक्य और ग है संयुक्त वाक्य। अगला पॉइंट है उपवाक्य। ऐसा पद उपवाक्य में है ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो, जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। संयोजक शब्द से जुड़े होने के कारण उपवाक्य प्रधान और स्वतंत्र होते हैं। इनमें से एक प्रधान और शेष उपवाक्य प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं। अगला पॉइंट है उपवाक्य के भेद। उसके अंतर्गत पहला पॉइंट है प्रधान उपवाक्य, दूसरा है आश्रित उपवाक्य। इसके अंतर्गत क है संज्ञा उपवाक्य, ख विशेषण उपवाक्य, ग क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला पॉइंट है वाक्य और उपवाक्य का संबंध। वाक्य और उपवाक्य का संबंध भाषा विज्ञान की एक प्रमुख शाखा वाक्य विज्ञान से है। वाक्य और उपवाक्य का अन्योन्याश्रित संबंध होता है, क्योंकि उपवाक्य के द्वारा ही वाक्य बनता है। यद्यपि साधारण वाक्य उपवाक्य विहीन होते हैं, तथापि संयुक्त अथवा मिश्र वाक्य में 2 या अधिक उपवाक्य होते हैं। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। MSD 7 का 3 का ख है ध्वनि परिवर्तन के कारण। उत्तर है यजुर्वेद के अनुसार यतः किंचन गीत्यास जगत, अर्थात परिवर्तन सृष्टि का नियम है। सृष्टि के सकल चराचर काल कर्म के प्रभाव में परिवर्तित होते रहता है। अगला पॉइंट है ध्वनि परिवर्तन। ध्वनि परिवर्तन ही भाषागत परिवर्तन के रूप में दृष्टिगत होता है। भाषा की ध्वनियों में परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, जो भाषा के आरंभ से अबाध रूप से घटित होती रहती है। ध्वनि परिवर्तन के अंतर्गत स्वनिक तथा स्वनिमिक दोनों प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। ध्वनि परिवर्तन हमेशा स्वनिक परिवर्तन के रूप में शुरू होते हैं, बाद में सामाजिक स्वीकृति मिलने पर स्वनिमिक परिवर्तन का रूप ले लेते हैं। उदाहरण कर्म, कम, काम, सत्य, सच, सत्य। ध्वनि परिवर्तन के कारण सतत विकास और परिष्कार के साथ साथ ध्वनि परिवर्तन प्रक्रिया होती है। ध्वनियों में परिवर्तन आंतरिक और बाह्य दोनों कारण से होता है। पॉइंट 1 है ध्वनि वक्ता द्वारा उच्चारित होने पर श्रोता द्वारा सुनी जाती है।
वक्ता एवं श्रोता के व्यक्तिगत कारणों से भी ध्वनि का परिवर्तन होने लगता है। पॉइंट 2 है, कभी कभी भाषाई विकास के कारण ध्वनियों में परिवर्तन होता है। पॉइंट 3 है, ध्वनि परिवर्तन भाषाई संपर्क के कारण भी होता है। पॉइंट 4 है, सरलीकरण की प्रक्रिया के कारण ध्वनि में परिवर्तन होता है। इसी के साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। MSD 7 क्वेश्चन नंबर 3 का गौ रूपीम की संकल्पना पर टिप्पणी दीजिए। उत्तर है, रूपीम भाषा की लघुतम अर्थवान इकाई है जिसे और अधिक सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। रूपीम कहलाता है। ब्लूमफील्ड महोदय के अनुसार रूपीम वह भाषाई रूप है जिसका भाषा विशेष के किसी अन्य रूप से किसी प्रकार का ध्वन्यात्मक और अर्थगत सादृश्य नहीं है। रूपीम को रूपग्राम और पदग्राम भी कहते हैं। रूपीम आधुनिक भाषा विज्ञान में दी गई एक नवीन संकल्पना है। रूपीम ऐसे खंडों का समूह है जो स्वतंत्रतापूर्वक एक दूसरे को स्थानापन्न करते हैं या परिपूरक वितरण में रहते हैं। पारंपरिक रूप से भाषा की निम्नलिखित इकाइयाँ रही है: ध्वनि, शब्द, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य। रूपीम की संकल्पना में शब्द, धातु, प्रतिपदिक, प्रत्यय आदि सभी आ जाते हैं। इन इकाइयों के लिए एक नाम का अभाव है। पारंपरिक रूप से शब्द, धातु, प्रतिपदिक, प्रत्यय आदि जिन इकाइयों की अलग अलग प्रकार से चर्चा की गई है वे एक ही स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकार्यों को संपन्न करती है। इसलिए आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों को कार्य करते हुए एक ऐसे नाम की कमी महसूस हो रही थी जिसके माध्यम से इन सभी को एक सूत्र में बांधा जा सके। अतः कह सकते हैं कि रूपीम स्तर पर रूप विज्ञान में रूप, रूपीम और उपरूप तीनों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। रूपीम भाषा के विकास और परिष्कार के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। मैं MSD 7 का क्वेश्चन नंबर 3 का घ और ये इस MSD 7 का अंतिम प्रश्न है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान पर टिप्पणी दीजिए। उत्तर है, संरचनात्मक भाषा विज्ञान विज्ञान भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन की एक प्रमुख शाखा है जो भाषा को एक संरचना के रूप में देखने पर जोर देती है। इसका विकास स्विस भाषा वैज्ञानिक फर्डिनांड द सोस्यूर के कार्यों से हुआ, जिन्होंने भाषा को एक प्रणाली के रूप में समझने की नई दिशा प्रदान की। संरचनात्मक भाषा विज्ञान का मूल सिद्धांत यह है कि भाषा एक संगठित प्रणाली होती है जिसमें विभिन्न तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसे मुख्य रूप से 2 स्तरों पर देखा जाता है: सिंक्रोनिक अध्ययन, समकालिक विश्लेषण और डायाक्रोनिक अध्ययन यानी ऐतिहासिक विश्लेषण। संरचनात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से समकालीन अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें किसी भाषा को एक निश्चित समय पर एक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान भाषा को संकेत की दृष्टि से देखता है जिसमें 2 भाग होते हैं: संकेतक और संकेतित। उदाहरण के लिए पेड़ शब्द संकेतक हमें वास्तविक वृक्ष संकेतित की ओर संकेत करता है। इस प्रकार संरचनात्मक भाषा विज्ञान भाषा के गहन विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है और आधुनिक भाषा विज्ञान की नींव को मजबूत करता है। इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर और MSD 7 के सारे प्रश्नों का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। और कमेंट सेक्शन में अपना राय, अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। अपना प्यार भर भर के दीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।